हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार एटम वाला पार्ट चल रहा है। इसमें हमने बेसिक बातें, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया। बेसिक बातों में वो आपके एटॉमिक मॉडल डाल्टन, जे थॉमसन, बेटा वो सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। मेन अपना टॉपिक क्या था जो कवर अप करना था, दैट वाज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो अपना हो गया जी, उसको कर लेना बढ़िया से, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा नाम उसका क्या है, जीजर-मर्सडन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जीजर-मर्सडन के नाम से भी आ सकता है। अब एटॉमिक मॉडल दे दिया यार रदरफोर्ड ने कुछ फाइंडिंग्स के आधार पर। उसके बाद क्या आ गया, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, डाल्टन के बाद जे थॉमसन, उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया या जीजर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट हो गया, और रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिया जिसमें न्यूक्लियस की बात आ गई। नेगेटिव चार्ज तो पहली बात हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात भी करनी थी। तो न्यूक्लियस बोला सेंटर पर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन्स की अभी कहीं कोई बात नहीं है, न्यूट्रॉन्स की खोज बहुत बाद में हुई है। अभी तक यही बात है कि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के फॉर्म में, वो न्यूक्लियस में है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया यार। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल क्या दे दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही बोला जे थॉमसन ने, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक ही पर्टिकुलर जगह पर है जिसको उसने क्या बोला, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब इसमें भी कई कमियां आ गई जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की कि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी लूज होगी, एनर्जी लूज होगी तो ऑर्बिट छोटा होगा, अल्टीमेटली इसको यहां पर जाके अपना सर फोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये घूमते रहते हैं। तो यहां पे इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये कि इलेक्ट्रॉन घूमे कैसे जा रहे हैं। यानी एक लिमिटेशन इसकी थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा मैंने बोला था कि कई स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं वो तो अभी नहीं बता पाएंगे। तो जब स्पेक्ट्रम वगैरह बनाते हैं ना डिफरेंट एटम्स का, तो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब जब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो भैया इसकी कमियां निकालने के लिए कोई दूसरा आ जाएगा। अब इसकी कमियां निकालने के लिए एक अगला बंदा आ गया जिसका नाम था बोर। अब उसने भी यार कुछ बातें यही उठा ली, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट कर दी, एक एटॉमिक मॉडल दे दिया जिसका नाम क्या चला, अब बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये मामला 2 दिन तक खींचेगा यार। इसने मेन बातें बताई बोर्स एटॉमिक मॉडल। खैर आगे चलकर इसमें भी कई कमियां हैं, कई लिमिटेशंस हैं, पूरी बात तो ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ज्यादातर बातें इसके हिसाब से चल रही हैं। तो आज की डेट में जो यूज हो रहा है, जो चलता है, वो कौन सा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने +1 की केमिस्ट्री में खूब जमकर पढ़ा होगा, हम भी इसको पढ़ाने की कोशिश कर देंगे। अब देख लेना भैया केमिस्ट्री वाला बढ़िया था या फिजिक्स वाला बढ़िया था। फिजिक्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के हिसाब से करना है, कुछ फार्मूले डेवलप करेंगे। केमिस्ट्री में आपने अब जैसे भी पढ़ा होगा वो आपको पता होगा। तो अगली हेडिंग है बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसकी लिमिटेशन को क्लोज करते हैं। और अगली बात किस पे आते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल पर। तो हमने बोल ही दिया रदरफोर्ड वाले एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियां ये दूर करेगा और बोर्स एटॉमिक मॉडल आ जाएगा। अच्छा, बोर्स एटॉमिक मॉडल को फिर हम हेडिंग आपने डाल ली, इसके पार्ट्स कर देते हैं कि सबसे पहले हम इसके डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स। कहते हैं ना पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स मतलब इसने क्या क्या पॉइंट्स कहे, तो फर्स्ट पार्ट में वो करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल के काम स्टार्ट है बेटा सीधे ही। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पहला पार्ट। दूसरा, फिर जब उसके पोस्टुलेट्स को आगे डिटेल में जाएंगे तो कुछ बेटा एक्सप्रेशंस आएंगी, वो फार्मूले याद रखने होंगे।
उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह। ओके, तो सबसे पहले अगली बात, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली हेडिंग डाल लो, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कि इसमें क्या बोला, इसने क्या कहना चाहता है। अब बेटा पोस्टुलेट्स में कुछ बातें तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाली उठा गया ना। जैसे अगर मैं पहली बात कहूं तो मैं लिखूंगा द न्यूक्लियर या न्यूक्लियस कंसेप्ट। न्यूक्लियस कंसेप्ट इसने बोला है, ठीक है, बिल्कुल। एटम ज्यादातर खाली है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल बोला सही है, न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, कोई शक नहीं कहता, ओके रिपोर्ट है। मगर ये कहता है न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में है, लेकिन इसमें एक बात जोड़ देता वो, कहते हैं ये ऑर्बिट्स ऐसी कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्बिट नहीं है, दीज आर सम फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स। मतलब ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन जिस मर्जी रेडियस का ऑर्बिट बना ले और उसमें अपना रिवॉल्व करता रहे। कहता है फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। इसने फिक्स्ड ऑर्बिट्स की बात की कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, हर एक एटम के अपने अपने ऑर्बिट्स हैं भैया, उनके अपने अपने क्या हैं, रेडियस हैं। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही ये रिवॉल्व करते हैं। यानी जो इसने बात इसमें जोड़ी वो दूसरा कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं कि एक तो इसने बोला कि दीज आर द फिक्स्ड अलाउड। अलाउड मतलब जितना रेडियस अलाउड है या जितनी एनर्जी अलाउड है या जो ऑर्बिट अलाउड है ना, बस उन्हीं में ये ऑर्बिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फिक्स्ड है और अलाउड होंगे तभी ऑर्बिट करेगा। और सबसे खास बात कि दीज आर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, फिक्स्ड अलाउड एंड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, ये इसने जोड़ दी इसमें। तो जो कंसेप्ट था कि ऐसे ऐसे जी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, कहता नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हैं लेकिन एक दूसरे तरीके से करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगली पोस्टुलेट में आ जाएगा। तो एक तो न्यूक्लियर कंसेप्ट पोस्टुलेट में, पहली बात कि जी न्यूक्लियस होता है, दूसरी बात ये ऑर्बिट्स कुछ फिक्स्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ऐसा बोलता है ये। तीसरी बात, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अब ये कहता है कि ऑर्बिट फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड है, वो एनर्जी रिलीज नहीं करते, रेडिएट नहीं करते, कंटिन्यूसली तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन कहता है कि जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाएं तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां कह लो कि अगर एनर्जी रिलीज होगी तो फिर वो वहां नहीं रहेगा, वो ऑर्बिट ही क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। वाइस वर्सा बोल लो कि एनर्जी रिलीज करते हैं लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम सोच रहे थे। अगर उन्होंने एनर्जी रिलीज की तो अपना ऑर्बिट क्या करेंगे, चेंज कंटिन्यूसली नहीं करते, जब मौका मिलेगा तब एनर्जी रिलीज करेंगे, एक ही बार में कर देंगे और ऑर्बिट क्या कर देंगे, अपना चेंज करके लोअर ऑर्बिट में आ जाएंगे। जैसे ये ना, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये कई ऑर्बिट्स हैं जिनको मैं बोल रहा हूं फिक्स्ड अलाउड और
नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, ऐसे किसी भी ऑर्बिट नहीं, ये सब अलाउड है। अलाउड मतलब कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इस रेडियस का होगा तो इसी रेडियस का होगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें अपना घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा घूमते 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 कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता। हाँ, जब उसको मौका मिलता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, लेकिन जैसे एनर्जी रेडिएट करेगा वो ऑर्बिट चेंज कर लेगा, या वाइस वर्सा बोल लो कि अगर वो ऑर्बिट चेंज करके नीचे वाले ऑर्बिट में चले गया तो इस दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी रिलीज, जो भी एनर्जी रिलीज होगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। अगर ये ईएम वेव्स के फॉर्म में होगी तो इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब E इक्वल टू एच न्यू से वो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। ये E क्या है, जो एनर्जी उसने रिलीज की। अब कितनी एनर्जी रिलीज की भाई, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसमें भी ये था उसमें एनर्जी मान ले E2 थी, जो नीचे वाले ऑर्बिट में आ गया उसमें एनर्जी मान ले क्या हो गई, E1। भैया हायर ऑर्बिट को हमेशा E2 और लोअर वाले को हमेशा E1 बोलेंगे, क्योंकि नीचे एनर्जी कम होती है, ऊपर एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब ये ऊपर से नीचे आया तो कितनी एनर्जी रिलीज की, E2 माइनस E1। हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा एनर्जी हो रही थी, एनर्जी रिलीज करके लोअर ऑर्बिट में चले गए, एनर्जी कम हो गई। तो भैया जितनी उसने रिलीज की ईएम वेव के फॉर्म में गई ना, ये रिलीज्ड एनर्जी है। दोनों का फर्क, कितनी फ्रीक्वेंसी निकली, E2 माइनस E1 बाय एच। अब इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये एक तरह की क्या हो गई बेटा जी, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इसी को फ्रीक्वेंसी कंडीशन में लिख रहा था। तो पहली बात, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, जो कि कैसे हैं, नॉन रेडिएटिंग है। नॉन रेडिएटिंग का मतलब यह नहीं है कि एनर्जी रेडिएट ही नहीं होगी, होती है, लेकिन कब, जब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लूज कर ऑर्बिट चेंज कर देते हैं, यानी नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो ये तीन बातें हैं। अच्छा, चौथी बात यानी फोर्थ पोस्टुलेट भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट में बोला इसने कि वाइल ऑर्बिटिंग इन देयर ऑर्बिट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। चौथी बात जो इसने बोली, ये फोर्थ पोस्टुलेट हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या बनेगा यार, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स में है तो उनका जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। क्वांटाइज्ड फिक्स्ड वैल्यूज में आता है। क्वांटाइज आपको पता ही है, एनर्जी क्वांटाइजेशन, चार्ज की क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। तो एल कहता है किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एन एच बाय 2 पाई होता है। एच बाय 2 पाई फिक्स्ड वैल्यू है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है भाई। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर पहला ऑर्बिट है बिल्कुल नीचे वाला, उसमें n इक्वल टू 1 लिया जाता है। जो सेकेंड ऑर्बिट है यानी अगला, उसमें n इक्वल टू 2 लिया जाता है, एंड सो ऑन। तो कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो ये पोस्टुलेट्स हैं भाई। न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट फिक्स होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है जब हायर ऑर्बिट से नीचे आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी की, E2 माइनस E1। और फोर्थ बात, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, L इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। ओके जी। अब ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, कई बार कह देता है प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जब वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, प्रूव करके दिखाओ कहता है। तो भाई प्रूव करने के लिए आ जाता है भाई, इसीलिए करवा रहा हूं। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन आया है कि प्रूव क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो कहता है प्रूव करके दिखाओ कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है। तो उसी के नीचे भाई, फोर्थ वाले के नीचे थोड़ी सी बात कर देते हैं। इसमें क्या मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं बेटा, तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मान लेते हैं कि उनकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, स्पीड रही होगी। स्पीड को v मान लो, रेडियस को क्या मान लो, r मान लो। तो हमने बोला कि मान लेते हैं यार, ये भी मिटा दो, कि लेट ये कोई भी ऑर्बिट है। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कर रहे हैं भाई, प्रूव करने जा रहे हैं। कोई भी ऑर्बिट है, ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, अब घूम रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी यार, स्पीड रही होगी, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ ऑर्बिट का रेडियस भी रहा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ ना कुछ होता ही है, तो स्पीड भी है उनके पास, वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v इंटू r, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, पता होगा। अब बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास कुछ ना कुछ क्या है, स्पीड है। अब आपने पढ़ा हुआ है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में कि जो मैटर होता है उसका भी ड्यूल नेचर है। अगर वो मूव करेंगे तो दे हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट नोन एज डी ब्रॉगली वेव। अब इलेक्ट्रॉन जो बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स हैं उनकी तो वेव इग्नोर कर देते हैं हम, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स हैं भाई, जब वो मूव करते हैं तो उनकी ठीक ठाक सी मेजरेबल वेवलेंथ आती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, तो अपना ड्यूल कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा। इसकी अपनी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। अब बेटा वेवलेंथ होगी अगर, तो अगर ये अपना ऑर्बिट पूरा करेगा तो एक ऑर्बिट पूरा करते करते इसकी जो वेवलेंथ आएगी ना, एक ऑर्बिट करते करते या तो 2 वेवलेंथ बनेंगी क्योंकि वहां पे पहुंचना है उसने, या 3 बनेगी, या 4 बनेगी, 2.5, 3.5, 1.5 ऐसे वेवलेंथ नहीं हो सकती। तो एक ऑर्बिट कंप्लीट करते करते यहां से लेके यहां तक ये एक वेवलेंथ हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। आखिरी वाली भाई थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ गई, तो बहुत बढ़िया डायग्राम बन गया फूल वाला। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक एक वेवलेंथ हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई और 7 हो गई। 7 में थोड़ी बड़ी बनानी पड़ गई भाई, क्योंकि क्वांटाइजेशन तो होनी है ना। तो पॉइंट ये है बेटा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा तो उस पूरे ऑर्बिट में उसकी जो नंबर ऑफ वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होनी चाहिए। यानी या तो 1 वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ या n वेवलेंथ। यानी ये जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया है ना, टोटल डिस्टेंस एज इलेक्ट्रॉन has its de Broglie wavelength as it moves। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है पूरे ऑर्बिट में कितना डिस्टेंस, कितना कवर करना है इसने, 2 पाई आर। तो पूरे ऑर्बिट ने इसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर किसके इक्वल होना चाहिए,
इट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। बात को समझो कि जो टोटल वेवलेंथ है वो n लैम्डा बन रही है, और एक ऑर्बिट कंप्लीट करते करते उसने n वेवलेंथ मान लो कवर की, तो वो 2 पाई आर के इक्वल आना चाहिए भाई। 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, n इंटीजर होना चाहिए। यहां से अब 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा हो गया, लेकिन आपको पता है लैम्डा क्या होता है, h अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी यानी h अपॉन एम वी है। यानी अब यहां से देखो 2 पाई इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी आर। बात को समझो, यहां से क्या हो गया, एम वी आर ऊपर निकाल लिया भाई, ये हो गया एन एच बाय 2 पाई। दैट मीन्स अब ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम आ गया एन एच बाय 2 पाई। यानी इस छोटी सी बात से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी, इसको कर लेना। तो यहां पे हमने पोस्टुलेट्स वाला पार्ट खत्म किया। अब अगली बात थोड़ी सी बोर्स एटॉमिक मॉडल को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसमें कई चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, इसको क्या करो तब तक नोट कर लो जी। हाँ जी बेटा यार, तो अगली बात पोस्टुलेट्स के बाद हमने करनी है यार, हेडिंग डालना बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब देखो जो बोहर्स पूरा एटॉमिक मॉडल, पूरी बोहर्स थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे यार, ये हम मान के चलेंगे कि हर तरह के एटम के साथ लग रही है, एप्लीकेबल है। बट यार जो एक्चुअल बात ये है कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जितनी भी उसने कैलकुलेशन की है ना, वो हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड है मेरे भाई। कारण कि जब पूरी कैलकुलेशन होंगी तो ये मान के चलता है कि यार एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, Z इंटू ई। देख इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन पे E चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना होता है न्यूक्लियस के ऊपर, Z इंटू ई होता है। तो एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, Z इंटू ई है, और इलेक्ट्रॉन उसके पास घूम रहे हैं। लेकिन वो कहता है घूम रहे नहीं, घूम रहा है, एक मान के चलता है। सारी कहानी इन दोनों के बीच में है कि भाई दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करना है, इसने इसको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक वही कूलम फोर्स लगता है। सारी कहानी इस पे है। यानी असम्पशन ये है कि एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन वाला, और कोई है ही नहीं। तो भाई अगर और कोई होंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो इंटरेक्ट करेंगे, इसकी उनके साथ भी तो इंटरेक्शन होगी। अब इसको ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर अगले ने भी लगाना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही ऑर्बिट में 2 हो गए, तो उसके ऊपर वाला ऑर्बिट भी उस पर फोर्स लगाए, तो जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वैलिड नहीं होंगे, कहानी बदल जाएगी। सारी कहानी ये मानकर चल रही है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है वो जो घूम रहा है, और न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, उसके आधार से रेडियस निकाल दिया, उसी के आधार से एनर्जी निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी, सब निकाल लेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन में तो चल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, अब उसका मास नंबर भी क्या है, 1 है। उसमें तो होता ही कुछ नहीं, मतलब न्यूट्रॉन भी नहीं होता। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस कलम कर ले। तो हाइड्रोजन में तो सारी कहानी चल जाएगी। अच्छा, कई होते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन हुआ, अब जैसे मान ले हीलियम है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हो गए जी, 2 प्रोटॉन हो गए, तो इसमें 2e चार्ज आ गया, और उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे भाई, जब प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे।
अब इसके लिए स्टडी करने लग जाओ तो कहानी फेल हो जाएगी, क्योंकि हम तो इन दोनों को मानकर स्टडी कर रहे हैं। ये तो पंगा नहीं डालेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सारा फोर्स ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, यानी He+ कर दो, तो ये तो चल 2 ही रहेगा, प्रोटॉन तो निकल नहीं सकते। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया तो फिर से वही आ गया, एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और उससे रेडियस निकलता है, उससे एनर्जी निकलती है, उससे वेलोसिटी निकलती है। इसमें भी चल जाएगी, इसमें भी हमारी कहानी जो अभी हम बयां करने जा रहे हैं आपको, वो चल जाएगी। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए तो चलेगी चलेगी H11। और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। यार हाइड्रोजन लाइक एटम वो हैं जिनके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनको हम हाइड्रोजन लाइक कहते हैं। अगला जो है हीलियम के बाद तीसरा मेरे ख्याल से लिथियम आएगा, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम आ गया। अब उसके 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकाल ले तो Li2+ जो है, Li2+, उसमें भी बात यही कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, 2+3 थे, 2 निकाल दिए, एक ही बचा, वो भी क्या हो गया, हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो पूरी बोहर थ्योरी जो है वो वैलिड ही किसके लिए है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाँ वो बात दूसरी है कि हमें लगता है कि बोहर ने जो थ्योरी दे दी वो हर जगह लगेगी, अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है, लगा के भी फिर हम चलते ही चलते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा बोहर का जो कंसेप्ट है, जो उसने फार्मूले निकाल के दे दिए कि भैया रेडियस उतना, रेडियस इतना, इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके, तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। टारगेट पे क्या होगा बेटा अपना, जब हम ये स्टडी करेंगे, हेडिंग में डाल देता हूं यार, थोड़ी देर में मिटा देता होता हूं क्योंकि जगह की कमी पड़ती है, तो अभी हेडिंग डाल लो, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अच्छा हमारे टारगेट पे क्या होगा, टारगेट पे नंबर 1 हमने रेडियस निकालना है। रेडियस का मतलब एक्सप्रेशन निकालनी है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का। अब ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, तो हमने वो स्पीड भी निकालनी है, वेलोसिटी बोल दिया चल मैंने। फिर यार वो होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, तो हमने एनर्जी भी निकालनी है। और तीसरी बात, अपने ऑर्बिट में उसकी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो वो भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने हैं, ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस पे बेस्ड, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड में, तो ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा कंसेप्ट काम आने वाला है। तो हेडिंग डाल लिया आपने, एक एक करके लिखते जाओ कि भैया मान लेते हैं, यानी लेट अस कंसीडर कि ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने नहीं बोला हाइड्रोजन, हमने नहीं बोला कुछ, बस बोल दिया न्यूक्लियस है। वो तुम्हें हमने बता दिया कि सारी कहानी सिर्फ किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो मान लो चलो हाइड्रोजन लाइक एटम ही है ये, तो इस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, Z/E होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, गेड़ियां लगा रहा है इसके आसपास। ये जो भी ऑर्बिट है R, ठीक है जी। अब रेडियस R है, तो घूमने के लिए इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जी इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fc सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए चाहिए होता है mv²/r। कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो होगी ना। ध्यान देना भाई, इसकी जगह क्या लिखोगे, mv²/r, इसकी जगह क्या लिखोगे,
के जेड ई स्क्वायर बाय आर। याद करो ये जो के था ये किसके इक्वल होता है, यहां लिख देता हूं यार, ये किसके इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उम्मीद है भूल तो गए होगे, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो अब थोड़ी याद रहता है। अब तो लास्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का याद रहेगा कुछ तो बहुत बढ़िया, याद कर लो फिर से। 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू होती थी। अभी मैं इसको के ही मान के चलूंगा, स्मॉल के है भाई ये, ठीक है, अभी के मान के चलूंगा, लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू पुट करवा देंगे। ओके, अब यहां से ये एम वी स्क्वायर बाय आर है, ये के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था, सॉरी। ओके, यहां से इसको थोड़ा सा चलो सॉल्व करते हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इसको फर्स्ट मान लो, चलो ठीक है जी। अब लिख लो ऑल्सो, लिखते जाना भाई, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी एल जो है कंजर्व्ड नहीं, सॉरी क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड भी रहता है। यहां पर खैर हमें किसकी जरूरत है, क्वांटाइजेशन कंडीशन की जरूरत है। तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स क्वांटाइज्ड, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया, NH बाय 2 पाई। L होता क्या है मेरे भाई, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ठीक है जी। MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। अपने टारगेट पे क्या है, सब कुछ है, रेडियस भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालनी है। अब इन दो इक्वेशन का क्या करेंगे यार, हम यूज करेंगे, ठीक है। एक में से वेलोसिटी निकाल के दूसरे में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो अपने आप ही क्या आता रहेगा, रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है। एक में से वेलोसिटी निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। वैसे तो यहां से आर आ जाएगा, लेकिन बेटा आर में वी आएगा, या वी निकाल लो तो वी में क्या आएगा, आर आएगा। तो हमें v की एक्सप्रेशन चाहिए, r नहीं होना चाहिए, क्योंकि r तो चेंज होता रहेगा ना, हमें कांस्टेंट टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए, कांस्टेंट वैल्यूज के टर्म्स में। तो यहां से एम वी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया था, यहां से एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई आ गया। इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब मैं अगर क्या करूं, इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, जैसे मर्जी करो, मैंने बोला चाहे आप इसकी v निकाल लो और उसमें क्या कर दो, पुट कर दो, यहां से v निकालो और उधर क्या कर दो, पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप एक इन दोनों को डिवाइड करके कर दो, जैसे मर्जी कर लो, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने सेकंड को क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई का स्क्वायर हो गया, वैसे ही कर दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट है, इसको चल सेकंड माना था, ये थर्ड हो गई। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो v का खात्मा हो रहा है, देख खत्म हो जाएगा v, आर आर बचेगा, घुमा फिरा के r को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कर दो, ऐसे ही कर दो यार, बाकी मैंने बोला है मर्जी है, जैसे मर्जी निकाल लो। तो अगर बेटा जी मैं फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर देता हूं, मान ले कर दिया मैंने डिवाइड, इसको ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा, ठीक है। तो LHS में क्या बनेगा, देख एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा भाई, एम वी स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, ध्यान से करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देख लेना रिजल्ट सही आते हैं कि नहीं। एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर के नीचे एम वी स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा,
इधर बचेगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर h स्क्वायर के नीचे 4 पाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा के जेड स्क्वायर के ऊपर आर आ गया, ठीक है जी। अब देखो जी कुछ कटता है, एक तो ये m कट जाएगा, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर कट जाएगा, एक r भी कट जाएगा। अगर सब कुछ समझ में लगाओ, ध्यान से करना, एक m बचेगा, एक r बचेगा, ये बचेगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू ये r कट चुका है, नीचे क्या आ जाएगा, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा, जेड ही आएगा, ये क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है जी। ये ई स्क्वायर आएगा, यहां से चेक करना, आर इक्वल टू बन रहा है, आर इक्वल टू बन रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पाई, ठीक है जी। एम नीचे भेज देते हैं, ठीक है। आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई काट दिया, एक पाई बच रहा है, नीचे एम भेज दिया, यहां क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच रहा है, जेड ई स्क्वायर। तो मेरे भाई आर की जो वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के नीचे पाई एम ई स्क्वायर इंटू 1/जेड आने वाली है, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ गया, पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है जी, 1/जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। भाई मुझे तो याद नहीं रहती, ड्राइव हो जाती है, हाँ मुझे याद ही नहीं है, तो पता नहीं रिजल्ट भी सही आया कि नहीं, तो भाई कैलकुलेशन कर लेना, चेक कर लेना रिजल्ट सही आया है या नहीं, बुक में देख लेना हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। वैसे कुछ बातें दिखा रही हैं कि लगभग सही रिजल्ट है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर 1/जेड, लेकिन भाई श्योर नहीं हूं, देख लेना, कंफर्म पक्का करना। तो आर का तो फार्मूला आ गया। अब अगली बात कि बेटे फार्मूला इतना बड़ा तो हर बार याद कर कर नहीं रख पाओगे। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है यार, उस वाला फार्मूला लिखा होता है यही वाला, मैं तो बच्चों को कहता होता है इसका शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं, शॉर्ट वाला याद कर लेना, लेकिन कई बार यही फार्मूला आ जाता है, यही लिखा होगा कि जी कैलकुलेट कर कर आर की वैल्यू, 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी में एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऊपर, किसी में नीचे, ऐसे करके बना के दिया होगा और कहेगा क्या कैलकुलेट करना है जी आपने, सॉरी आर की वैल्यू क्या है, उस पर टिक लगाना है, तो तब तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं, लिखते चले जाओ भाई, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड अलग कर देता हूं, और यहां पर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के नीचे पाई एम ई स्क्वायर, इसको ऐसे कर देता हूं। अब इसमें यार बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10⁻12, पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो सब फिक्स्ड वैल्यूज है। अब यार इसको अगर
सॉल्व करते हो भाई, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी है सॉल्व करके आ जाएगी 0.529 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। n²/z चलेगा ही चलेगा, मतलब रेडियस का फार्मूला आ जाएगा 0.529 n²/z। आंसर किसमें? एंगस्ट्रॉम। तो यार मैं कहता हूं तो ये वाला फार्मूला याद कर ले, 0.529 n²/z। आंसर किसमें आ गया? सीधा एंगस्ट्रॉम में आ गया। कभी कभी इसको राउंड ऑफ कर 0.53 भी लिखा होता है, n²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो ये मेन फार्मूला है, ये उससे भी ज्यादा मेन हो जाएगा बाद में, न्यूमेरिकल्स के लिए यही चलेगा। ठीक है, मैं यही रटवाऊंगा 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस है किसका जी? किसी भी बोहर्स एटम का 0.529 n²/z। याद रखने यार, फार्मूले याद रख लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। ओके, अब नोट करने वाली बातें भी देख लो, ये मैं भी मिटा नहीं रहा हूं भाई, इसका यूज करना है मैंने, वेलोसिटी भी तो निकालनी है ना अभी। तो अब यहां पर नोट करने वाली बातें क्या निकलती हैं? पॉइंट ये कि जी ध्यान देना, हमने देखा कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? n² है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? z। अब z में मैंने बोला ज्यादा बेसिक स्टडी तो किसकी है? हाइड्रोजन एटम की ही कर रहे हैं हम, तो z तो 1 पुट कर दूंगा मैं। अदरवाइज खैर z की जो भी वैल्यू दे रखी हो वो पुट करनी होती है, 2 3 जो भी दे रखी होगी, ज्यादा हाई तक जाती नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम तक ही हमने डील करना होता है। तो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर दूं तो यार ये R का फार्मूला क्या बन जाएगा? ये 0.529 n² बन जाएगा बस। ठीक है जी, मतलब R1 रेशियो R2 रेशियो R3 अगर मैं फाइंड करूं तो ये 1:4:9:16 टाइप जाएगा बेटा। यानी पहले ऑर्बिट का रेडियस अगर आ रहे हैं तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस 4r हो जाएगा, याद रखना। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस वैसे ही याद रखना है। पहले ऑर्बिट के लिए n क्या पुट करोगे? 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना आ जाएगा? पूरा 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये बातें वैसी रटी हुई होनी चाहिए यार, वैसी कि जी फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में जो रेडियस होता है कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, 0.523 भी लिख देते हैं। तो यार बातों बातों में हमने क्या कैलकुलेट किया? रेडियस। ठीक है जी, रेडियस कैलकुलेट कर लिया। स्टार्टिंग में देखो हमने टारगेट लिखा हुआ था कि अपना टारगेट क्या है? एक तो हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, दूसरे नंबर पर फिर बेटा क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड, यानी कि v कैलकुलेट करनी है। ओके, अब अगर मैंने ये जो 2 इक्वेशंस बनवाई थी, ये दूसरी को तीसरी किया था ना, v² करके डिवाइड करवाया था, तो v कट गया था, बचा क्या था? r बच गया था। अब अगर मैं ये mvr है, ये mv² इक्वल टू kjd² है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं और दोनों को डिवाइड करा दूं तो r कट जाएगा, v बचेगा। मुझे v की एक्सप्रेशन में r नहीं चाहिए और मुझे r की एक्सप्रेशन में v नहीं चाहिए। अब मैंने बोला था चाहे v निकाल कर दूसरे में क्या करो? पुट करवाओ,
या फिर जो टेक्निक मैं लगा रहा हूं कि अपने पास स्टार्टिंग में ये दो इक्वेशन आती हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आ रही है, कंजर्वेशन नहीं यार, क्वांटाइजेशन से, बार बार कंजर्वेशन ही निकलता है क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा स्टार्टिंग में अपने पास दो इक्वेशन आती हैं, एक ये आती है और एक ये आती है। ये कहां से थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाले से बनती है, और ये दूसरी वाली क्वांटाइजेशन वाले से कंडीशन से बनी है। अब मैंने जब आर निकालना था तो मुझे दिख रहा था इसमें वी है, इसमें वी स्क्वायर है यार, वी उड़वाना है, तो मैंने पहले स्क्वायरिंग करके डिवाइड करवा दिया, वी उड़ गया। अब मुझे v निकालना है तो r उड़वाना है ना। इस एक्सप्रेशन में r कहीं है नहीं है, इधर है, इधर r है, मैं इसको इधर भेज दूं अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, mv स्क्वायर इंटू r बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, आपने 1 और 2 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो सेकंड हेडिंग डालना भाई, सेकंड पार्ट इसका हमने क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। फर्स्ट पार्ट में आपने हेडिंग नहीं डाली, हम कंटिन्यूटी में चल गए, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले रेडियस लिख लेना था टॉप पे, जहां पे हमने ये इक्वेशन वगैरह स्टार्ट की थी ना, तो वहां पे लिख लो रेडियस। जब हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने से पहले लिख लो रेडियस। समझ गए भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब मैंने फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया था ना, उसके साइड पे और ऊपर लिख दो रेडियस, हेडिंग डालना, तो वहां रेडियस आ गया। अब क्या निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके पास लगी हुई है। अब क्या कर देंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हो, ये रही सेकंड। तो हमने बोला ये क्या है यार, एम वी स्क्वायर, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एम वी आर। ओके, तो ऊपर एम वी स्क्वायर रखा ना, इसका क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। समझो, ऊपर एम वी स्क्वायर रखा था, तो ऊपर के जेड ई स्क्वायर बाय आर रखेंगे, उसके नीचे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू। ये क्या है, एन एच बाय, नीचे आएगा ना 2 पाई, सही है, बाकी देख लेना भाई। अब इसमें क्या हुआ, आर से आर कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल, ले भैया एम से एम कैंसिल हो गया, वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। क्या बन गया, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच। ठीक है, एन इंटू एच। बाकी भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना, हमने बोला याद वाद नहीं है हमें फार्मूले, भाई निकाल देते हैं, कौन याद रखेगा इतने पेचीदा फार्मूलों को, वो तो मौके पे जब आता है तब निकाल देते हैं। बाकी कंफर्म कर लेना कि यही एक्सप्रेशन आ रही है कि नहीं। तो v आ गई बेटा के जेड ई स्क्वायर 2 पाई बाय एन एच। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा, लिख दिया यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड है इंटू ई स्क्वायर है इंटू 2 पाई है, नीचे एन एच है, पाई से पाई 2 से 2। तो क्या एक्सप्रेशन बन गई, v इज इक्वल टू जेड बाय एन, अलग कर रहा हूं भाई, जेड बाय एन अलग कर रहा हूं। यहां क्या बचेगा, ई स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट एच। क्या बच गया जी, 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो ये एक्सप्रेशन किसकी आ गई यार, वेलोसिटी की। लिखते जाना भैया, आज लिखने वाला काम थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये एक्सप्रेशन आ गई जी वेलोसिटी की, नोट करना है इसको। हाँ जी बेटा यार, तो इसको क्या रखना, याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसको भी यार फिर वही बात मैंने बोला, जब मुझे नहीं याद हो रहा है यार, हो सकता है आप कर लो, लेकिन कई बार करना भी पड़ जाता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार यही फार्मूला लिखा होगा, 4 ऑप्शन देखिए दे रखी होंगी, आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें अंदाजा लगा देना होता है कि यार एन नीचे है कि एच ऊपर है कि जेड नीचे जेड ऊपर है। ठीक है, अदरवाइज इसको शॉर्ट करूंगा मैं, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं यार, मैं इसको लिख दूंगा जेड बाय एन तो है ही,
ओके, ये ई स्क्वायर है बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच है। अगर ये इसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कर दिया। अगर ऐसा कर दूं तो इसमें फिर वही बात बेटा, ई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एच सब कांस्टेंट है। सी से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये एक फिक्स्ड वैल्यू देगा। ये पूरी क्वांटिटी बेटा जब सॉल्व हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 137 आएगी। केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक्स में ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी मानी जाती है, अल्फा से डिनोट किया जाता है इसको, और इसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास v की जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है z बाय n c बाय 137। याद रखनी है, ये शॉर्ट में कर दिया हमने, c डिवाइडेड बाय 137 इंटू z बाय n। मुद्दे की बात क्या आ रही है, नोट कर रहे हैं ना भाई कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है। देख, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो रेडियस बढ़ता जाएगा। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर था। देख, एक तो वो डायरेक्टली था, ऊपर से n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। लेकिन जो वेलोसिटी आई है किसी भी ऑर्बिट में यार, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। बात अगर हाइड्रोजन एटम की चल रही हो, हाइड्रोजन की, तो उसमें Z1 पुट कर दूंगा तो लिख ले यार, लिखते जाना सब कुछ। फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू C बाय N इंटू 1 डिवाइडेड बाय 137, यानी V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या बनेगा, 1 रेशियो 1 बाय 2 रेशियो 1 बाय 3। ये रेशियो बनेगा इनका। फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड जो है वो होती है c बाय 137। सेकंड में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, तो ये हमने क्या कर ली, स्पीड भी कैलकुलेट कर ली। अभी मामला लंबा चलेगा। ठीक है जी, तो आज की बात को यहीं पे हम क्लोज कर देंगे। फिर वही बात है, नहीं तो 1.5 घंटे से ऊपर का आपका क्या हो जाएगा, लेक्चर आ जाएगा और उसको मजा नहीं आएगा करने में। तो इसको अंडर 1 आवर ही रखते हैं। 1 घंटे का मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे का हुआ होगा या 55-50 मिनट का हुआ होगा। तो इसको इतने ही रखते हैं क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया बेटा फिर मामला लंबा खिंच जाएगा। अभी 2 टारगेट पूरे हुए हैं अपने। तीसरा टारगेट क्या है, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की बात करेंगे। और चौथा सबसे मेन टारगेट है एनर्जी का, उसमें फिर बातें खुलकर आनी है। तो अगली बात, अगले दोनों टारगेट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहे हैं। अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। जितना करा दिया उनको करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो काम करते रहो, मिलते हैं ब्रेक के बाद।